हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नया शुभारंभ करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी की श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी की सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो इस साल में लगभग 3 से 4 महीने बचे हुए हैं, है ना। ये महीना तो मान लो जाने को है, 7-8 दिन इसमें बचे हुए हैं। इस साल में लगभग जो 3 महीने हैं, लगभग 90-95 दिन बचे हुए हैं। इसमें जो है 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को कवर करने का हमारा टारगेट है। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे। तो आइए सभी लोग इस एनसीईआरटी सीरीज से जुड़िए। और आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी का महत्व क्या है। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी यदि आप पढ़ लेते हैं तो समझो लगभग जीएस वाला जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो। ठीक है, तो एनसीईआरटी का महत्व तो बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने सुन रखा होगा कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है यदि आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए आज उसी श्रृंखला में हमने सबसे पहले क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी शुरू करी है। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। एक क्लास में हम एक चैप्टर को निपटा देंगे। ठीक है, लगभग इसमें 6 से 7 चैप्टर हैं। 6 से 7 दिन में पूरी एनसीईआरटी क्लास 6 की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है पूरी खत्म हो जाएगी। मान के चलिए कि 6-7 दिन इसमें हैं और आने वाले महीने में ज्योग्राफी पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक है, हालांकि लगभग 20 तारीख तक ज्योग्राफी पूरा फिनिश कर देंगे। बाकी धीरे धीरे करके हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटी, सारी जितनी भी एनसीईआरटी हैं सभी को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज भाई हमारा ये पहली क्लास है। आप सभी लोग बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और लास्ट में आप सुझाव जरूर दीजिएगा। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपसे कहता हूं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैं जो भी करता हूं, जो भी वीडियोस अपलोड करता हूं वो आप लोगों के लिए ही करता हूं। आप लोगों को कुछ ना कुछ बताने के लिए, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए करता हूँ। तो आप जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से कंटेंट में हम परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन इन द सेंस ये कि आपको और ज़्यादा मटेरियल और फास्ट पढ़ाना है, स्लो पढ़ाना है और डेप्थ में पढ़ाना है कि कैसे पढ़ाना। जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आपकी डाउट हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी को हम सिर्फ कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी को ओवर नहीं करेंगे। ओवर इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि जैसे क्लास 6 की एनसीईआरटी में सोलर सिस्टम के बारे में जितनी बेसिक जानकारी दी है हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। जैसे सोलर सिस्टम के बारे में तो बहुत डेप्थ में, बहुत गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन अभी तो हम 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना। फिर 7 की भी पढ़ेंगे, फिर 8 की पढ़ेंगे, 8th की भी पढ़ेंगे, फिर 9th 10th 11th 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ज्योग्राफी की। तो सोलर सिस्टम के बारे में अभी हम बेसिक बातें जानेंगे, है ना। तो ये सुझाव मत दीजिएगा कि और डेप्थ में चलिए। हम जैसे जैसे क्लासेस को बढ़ेंगे वैसे वैसे गहराई से चलेंगे। बाकी यदि आपके और कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो ये थी बेसिक बातें। चलिए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम आज की ये हमारी पहली क्लास है। यहाँ पर कुछ चीज़ें थंबनेल पे लिखी हुई हैं, थोड़ा सा उनको हम बता देते हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर आज ये हमारा 1 है। आपका जो पहला चैप्टर है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, पहले चैप्टर का क्या नाम है आपका? सौर मंडल में पृथ्वी। हमने एक लाइन लिखी हुई कि समझो एक नए अंदाज में। तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने पीपीटी आपके लिए बनाई है। बहुत ही क्लियर कट पीपीटी बनाई है और बहुत ही मतलब जैसे आप बुक पढ़ेंगे तो बहुत सारा कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रयोग करके सीखें, है ना। ऐसे कुछ बॉक्सेस दिए होते हैं, बहुत सारा मटेरियल, कुछ स्टोरीज भी ऐड कर देते हैं उसमें। तो उन सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा समराइज करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एनसीईआरटी को, जिससे शॉर्ट हो जाए, आप कम समय में एनसीईआरटी को कवर कर सके। एक मेरा मेन उद्देश्य ये भी है कि आप कम समय में एनसीईआरटी को कैसे कवर कर सकते हैं वो चीज़ें। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने पूरा कंटेंट नहीं लिया। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बस उसी कंटेंट को हमने उठाया ताकि आपको कम समय में मटेरियल ज़्यादा मिल सके। ठीक है, मेरा नाम अतुल गिरेरी, जैसा कि शायद आप जानते हो। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया क्लास 6 के एनसीईआरटी जो है, इस एनसीईआरटी का जो नाम है वो है हमारा आवास, पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, क्लास 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है द अर्थ। देखो, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल हम पढ़ेंगे। हिंदी और इंग्लिश का कोई इशू नहीं आएगा आपको। दोनों ही लैंग्वेजेज में, दोनों ही भाषाओं में हमारा कंटेंट है। ठीक है, द अर्थ आवर हैबिटेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो, ये सबसे पहले इंडेक्स है कि इस एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में कितने चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका है सौर मंडल में पृथ्वी, दूसरा है ग्लोब,
है ना। ग्लोब के बारे में हम जानेंगे, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं उनके बारे में जानेंगे, फिर पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे, फिर मानचित्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानेंगे, पृथ्वी के प्रमुख वायुमंडल के बारे में जानेंगे, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में जानेंगे, फिर अपने देश के बारे में बात जानेंगे कि हमारे भारत देश की क्या जियोग्राफिकल स्थिति है, पोजीशन है ना। भारत की जलवायु के बारे में जानेंगे, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों के बारे में जानेंगे। यही सेम कंटेंट इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहला हम चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं। इसमें तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आपके लिए छांट कर लाए हैं। एनसीईआरटी में जो सबसे पहली बात आपको बताई गई है वो ये बताई गई है कि आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा की रात होती है। ठीक है, चंद्रमा जो है आप पूरे चंद्रमा को सिर्फ 1 महीने में, लगभग 1 महीने में एक बार देख पाते हैं। यह पूर्ण जिस दिन हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है उसको हम पूर्णिमा की रात कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि देखो चंद्रमा क्या होता है, लगभग 27 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। तो यह लगभग 27 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करता है और लगभग 27 ही दिनों में ये अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। तो इसकी वजह से हम क्या होता है कि हम चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग हम देख पाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। जब आप इसे नहीं देख सकते तो चंद्रमा की और या जब आप नहीं दिखाई देता तो इसे हम नए चंद्रमा की रात्रि या फिर अमावस्या कहते हैं। वह दिन जब हम चंद्रमा को नहीं देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नए चंद्रमा की रात्रि कहते हैं या फिर अमावस्या कहते हैं। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नए चंद्रमा की राशि क्या है। ठीक है, नए चंद्रमा की रात्रि क्या है। ठीक है, तो नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या को ही हम नए चंद्रमा की रात्रि कहते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट में हमारा दिया हुआ है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं, देखो खगोलीय पिंड क्या होते हैं। आगे आपको बताया गया है कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं। तो सेलेस्टियल बॉडी वो सभी चीजें जो हमें आसमान में दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ कि रात के समय में, दिन के समय में हमें क्यों नहीं दिखाई देती। तो एक सिंपल सा प्रयोग करके आप देख सकते हैं कि 2 टार्चें लीजिए, एक छोटी सी बिल्कुल छोटकू सी टार्च लीजिए और एक बड़ा सा हाइलोजन लीजिए। आप दोनों को जलाइए तो आपकी जो छोटी सी टार्च होगी, ठीक है, छोटी सी जो टार्च होगी वो बड़े हाइलोजन के सामने आपको नहीं दिखाई देगी। तो सेम यही चीज होती है कि दिन में सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा होता है कि हम ये जितने भी आकाशीय पिंड हैं इनको हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि आप रात के समय, ठीक है, रात के समय आसमान में चमकने वाली सभी वस्तुएं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना, समझ गए होंगे। सिंपल सी परिभाषा है खगोलीय पिंड की, सेलेस्टियल बॉडी। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे जो एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं। आगे आपको तारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले स्टार्स क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि ऐसे खगोलीय पिंड, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, पहली बात है ना, बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। ठीक है, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ठीक है, जो पॉइंट मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उन पर ध्यान देना। ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। और हमारा सूर्य भी क्या है, हमारा सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि खगोलीय पिंड, तारे कैसे खगोलीय पिंड होते हैं, तो आप बताएंगे कि तारे ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, इनके पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। ठीक, और बहुत बड़ी मात्रा में ये ऊष्मा को उत्सर्जित भी करते हैं। ठीक है, और क्या आप याद रख सकते हैं कि ये बहुत ही गर्म होते हैं, आकार में बड़े तथा गर्म होते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तारे क्या होते हैं, तारे ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं, है ना, जिनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होती है। ये बहुत बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा को उत्सर्जित करते रहते हैं। जैसे पृथ्वी की सबसे नजदीकी तारे की बात करें तो सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। ठीक है,
सूर्य जो है पृथ्वी का क्या है, सबसे नजदीकी तारा है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट, है ना, उसको उत्सर्जित करते हैं इन द लार्ज अमाउंट्स, एक बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, ये सेलेस्टियल बॉडीज क्या कहलाती है, स्टार्स कहलाती है। द सन इज ए स्टार, सूर्य भी एक क्या है, तारा है। आगे बढ़ते हैं तो तारों के विभिन्न अब हम नक्षत्र मंडल के बारे में जानेंगे ना, नक्षत्र मंडल क्या है। एनसीईआरटी क्लास 6 के एनसीईआरटी में जो आगे चीजें बताई गई है वो नक्षत्र मंडल के बारे में बताई गई। तो देखो नक्षत्र मंडल क्या है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा जो आकृति का निर्माण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अर्सा मेजर या फिर बिग बियर, जिसको अर्सा मेजर ये कह सकते हो या फिर बिग बियर कह सकते हो, एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, नक्षत्र मंडल है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे याद रख सकते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल जो है वो सप्तऋषि है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल क्या है, सप्तऋषि है। सप्तऋषि दो शब्दों से मिलकर बना, सप्त 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 का अर्थ होता है सात, और ऋषि, ऋषि से मिलकर बना, और ऋषि का मतलब क्या होता है, संत होता है। सप्तऋषि नक्षत्र मंडल जो है ये 7 तारों का समूह है। जैसा कि आपने परिभाषा में क्या पढ़ा कि नक्षत्र मंडल जो होते हैं वो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियां होती हैं। तो 7 तारों का जो समूह है वो सप्तऋषि नक्षत्र मंडल है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। ठीक है, सब अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सप्तऋषि नक्षत्र मंडल किसका भाग है, तो आप बता सकते हैं अर्सा मेजर या बिग बियर का ही ये भाग है। ठीक है, तो इतनी बातें स्पष्ट हुई। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा जो आकृतियां बनाई जाती है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को ही हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अर्सा मेजर या बिग बियर एक इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। सबसे आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन है, तो सबसे आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि है। सप्तऋषि दो शब्दों से मिलकर बना, सात और सप्त और ऋषि। सप्त का मतलब होता है सात, और ऋषि का मतलब क्या होता है, संत होता है। यह 7 तारों का समूह है। ठीक है, यह 7 तारों का समूह है जो कि अर्सा मेजर का ही भाग है। ठीक है, जो कि अर्सा मेजर का ही भाग है। या इंग्लिश में देख लेते हैं, वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। अर्सा मेजर और बिग बियर इज ए वन such as constellations. One of the most easily recognizable constellation is the सप्तऋषि। सप्तऋषि दो शब्दों से मिलकर बना, सप्त एंड ऋषि। सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है 6। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको समझने वाली है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर यह समझनी है कि हम सप्तऋषि नक्षत्र मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को पता कर सकते हैं। ठीक है, सप्तऋषि की देखो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, यूपीएससी में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ध्रुव तारा है वो किस दिशा को इंगित करता है, या फिर आपको एक बता दिया जाता है कि आप पूर्व दिशा की ओर चल रहे हैं। आप मान लो देखो पहले क्या होता था कि पुराने जमाने में जब हमारे पास वो दिशा सूचक जो यंत्र हैं वो नहीं होते थे, तब हम तारों की सहायता से दिशाओं का निर्धारण करते थे। तो यूपीएससी ने कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि आप एक जंगल में हैं, रात में आप चल रहे हैं, ध्रुव तारा आपके दाहिनी ओर है, ध्रुव तारा आपके दाहिनी ओर है, आप बताइए कि आप किस दिशा में चल रहे हैं। तो आप तब बता पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि ध्रुव तारा किस दिशा को इंडिकेट करता है, किस दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो आप ध्रुव तारा की पहचान कैसे करेंगे, तो सप्तऋषि नक्षत्र मंडल की सहायता से हम ध्रुव तारे की पहचान कर सकते हैं। देखो ये एक बउआ है ना, एक बिट्टी है जो कि ध्रुव तारे की ओर देख रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 तारों का समूह है, ये जो 7 तारों का समूह है ये क्या है, यही सप्तऋषि नक्षत्र मंडल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, ये 5 तारों को छोड़ दो, ये जो तारे हैं, ये जो 2 तारे हैं, इनको मिलाते हुए यदि एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, ठीक है ध्यान से समझना,
ये जो सप्तऋषि नक्षत्र मंडल की ये जो 2 तारे हैं, इनको हम सांकेतिक तारे कहते हैं। इनको मिलाते हुए यदि हम एक काल्पनिक रेखा खींचे तो यहाँ पर जो स्टार हमें दिखाई देता है, इसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, इसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ध्रुव तारा क्या है। ठीक है, अब दूसरी बात समझो। ध्रुव तारा जो है, ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, उत्तर दिशा को दर्शाता है। ठीक है, किस दिशा को दर्शाता है? तो ध्रुव तारा हमारा उत्तर दिशा को दर्शाता है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं उत्तर दिशा। जैसे आपको इतनी बात पता होगी, एक बात आपको हम बताते हैं, जब हम मैप में पढ़ते हैं तो पूरब, मैप में देखिएगा, जब हम मैप में पढ़ते हैं तो दिशाओं को कुछ इस तरीके से निर्धारित किया जाता है। ये हमारा हो जाता है पूरब, ये हमारा हो जाता है पश्चिम, ये हमारा हो जाता है उत्तर, ये हमारा हो जाता है दक्षिण। ठीक है, तो ये 4 दिशाएं हो गई। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये किस दिशा में जा रहा है। अगर हम ऐसे इसको डिफाइन कर दें तो ये किस दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। तो ध्रुव तारा जो है हमें किस दिशा को दर्शाता है? उत्तर दिशा को दर्शाता है। आई होप आप पूरी बात समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है, उत्तरी तारा किसको बताता है? उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जो कि हमने अभी आपको दिखाया। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारे के बारे में एक विशेषता यह है कि ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, एक ही स्थान पर रहता है। हम इसे सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? अभी हमने आपको बताया कि सप्तऋषि नक्षत्र मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को हम कैसे जान सकते हैं। ठीक है, इन द एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट with help of stars. The north star indicate the north direction. ठीक है, north star indicate the north direction. It is also called the pole star. It is also called the pole star. इसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, it always remains in the same position. ये हमेशा कहाँ रहता है? सेम पोजीशन में रहता है, अपनी स्थिति नहीं बदलता। In the sky we can locate the position of the पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। सप्तऋषि की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आगे होगी आपको। नेक्स्ट देखो, कुछ रोचक तथ्य एनसीईआरटी में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए होते हैं, रोचक तथ्य दिए होते हैं एक बॉक्स में, तो वो बॉक्स हम आपके सामने लेकर आए। अब इस बॉक्स में आपको जो बताया गया है कि जो कोई इंपॉर्टेंट क्या है आपको ध्यान में रखना है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, ये चारों ओर जो छल्ले हैं कि ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने हैं। विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। ठीक है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इसको हम अरुण भी बोलते हैं। हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे? अरुण। अभी हम 8 ग्रहों को देखेंगे, है ना। अभी हम सौर मंडल के बारे में पूरा देखेंगे, लेकिन जिस सीक्वेंस में एनसीईआरटी में दिया हुआ था, हमने कहा उसी सीक्वेंस से हम चलते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई समस्या हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी हम प्रयास पूरा कर रहे हैं कि आपको पूरा समझ में आ जाए। देखो, सिंपल सी बात है, रोचक तथ्य में आपको सिंपल सी इतनी बात बताई गई कि जो बृहस्पति है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं। एक कुछ बौने ग्रह भी है, जैसे प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, अभी उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी इतना बात याद रखो, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, जिसको अरुण भी बोलते हैं, कि चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, छल्ले हैं, इतनी बात या आपको समझ में आ गई। ये छल्ले जो हैं विभिन्न पदार्थों के बने हुए हैं, विभिन्न पदार्थों के द्वारा असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। ये जो छल्ले हैं विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यदि हमारे पास शक्तिशाली दूरबीन है तो हम दूरबीन की सहायता से इन छल्लों को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। अब बात हम करेंगे ग्रह की। आखिर ग्रह क्या होता है? हमने तारों के बारे में जान लिया, नक्षत्र मंडल के बारे में हम जान लिया, खगोलीय पिंड क्या होते हैं उनके बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कि ग्रह होते क्या हैं। तो देखो,
कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ध्यान रखना कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को यदि परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे? ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वो तारों के प्रकाश और ऊष्मा से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, या फिर कहेंगे वो प्रकाश और ऊष्मा किससे ग्रहण करते हैं? तारों से ग्रहण करते हैं। वो क्या होते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में, ग्रह शब्द जो है अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? ग्रह शब्द को अंग्रेजी में हम प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, प्लेनेट जो है ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। ठीक है, प्लेनेटाई शब्द का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक, अब परिभ्रमक का अर्थ क्या है? अर्थात परिभ्रमक का जो अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, देखो ग्रह की परिभाषा आप जान गए, ग्रह की परिभाषा जान गए। ग्रह को अंग्रेजी में हम प्लेनेट कहते हैं। प्लेनेट जो है ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। ठीक है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, और प्लेनेटाई शब्द का अर्थ होता है जो ग्रीक भाषा में, वो होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, चारों ओर घूमने वाला। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ग्रह के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए। अब देखो, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। हमारी पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। ठीक है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा जो है सूर्य से प्राप्त करती है। किससे प्राप्त करती है? सूर्य से, जो कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखने पर, जैसे कि चंद्रमा, देखो जैसे हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो चमकता हुआ दिखाई देता है। यदि हम पृथ्वी को भी बहुत अधिक दूरी से देखें, मान लो जैसे हम चंद्रमा पे चले जाएं, अब वहां से हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी हमें चमकती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पृथ्वी क्या है? इसका अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं है। ये सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा से ये भी चमकती है। ठीक है, यदि हम सूर्य से चंद्रमा से देखेंगे तो पृथ्वी चमकती हुई दिखाई देगी और नीले रंग की दिखाई देगी। नीले रंग की क्यों दिखाई देगी? इसका दो तिहाई भाग लगभग पानी से घिरा हुआ है, जो इसीलिए हम इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अभी हम आगे उसको देखेंगे। तो देखो हमने क्या बताया आपको कि हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह है, या अपना प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। ठीक है, सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे नजदीकी, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से देखने पर, जैसे चंद्रमा से देखने पर, यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यदि हम इसको थोड़ा बहुत दूर से देखेंगे तो चंद्रमा की जैसे चमकती हुई प्रतीत होगी। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट, चमकते हैं बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। ऐसी बॉडीज क्या कहलाती हैं? प्लैनेट कहलाती हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स प्लेनेटाई विच मीन्स वंडरर्स, मतलब चारों ओर घूमने वाला। द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज ए प्लैनेट, द अर्थ ऑन विच वी लाइव, जहां पर हम रहते हैं वो क्या है? एक प्लैनेट है। इट इज गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। हम अपना, जहां पर हम रहते हैं, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट, किससे ग्रहण करता है? किससे प्राप्त करता है? सन से प्राप्त करता है। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, ये हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है। ठीक है, इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस से द मून, जैसे हम मून से देखें तो इट विल बी अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, तो ये मून की तरह चमकता हुआ, मून की तरह शाइनिंग करता हुआ हमें दिखाई देगा। चलिए, इतनी बात मुझे उम्मीद है अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फिगर है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारा पूरा क्या है? ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है। ठीक है, सौर मंडल के बारे में अभी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हैं हम जानेंगे। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो, सौर मंडल जो है, कुछ प्रश्न आपसे सबसे पहले पूछे जाते हैं। देखो, सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हैं। हम आपको गिन के दिखाते हैं। देखो, बुध हो गया, बुध के बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर मंगल है,
ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी दिखाई दे रही है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है वो किन किन ग्रहों के बीच में है, तो आप यहाँ पर बड़े आसानी से देख सकते हैं कि बृहस्पति और मंगल के बीच में है। ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो हमें पट्टी है मिलती है। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति के बाद शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। अब देखो ये जो 4 ग्रह हैं, जहां से हम बांटते हैं, जहां से हम इसको बांटते हैं, ये इतने से, तो ये जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 ग्रहों को हम क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। अब बाह्य ग्रहों की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि ये गैसों एवं तरल पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े आकार के सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं, और ये गैसों एवं तरल पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है, ये गैसों एवं तरल पदार्थों से बने होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये जो 4 ग्रह हैं, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह कौन से ग्रह होते हैं? आंतरिक ग्रह की विशेषता ये होती है कि ये ठोस चट्टानों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ठोस चट्टानों से बने होते हैं। बाह्य ग्रह के अपेक्षाकृत ये सूर्य के नजदीक होते हैं। ठीक है, बाह्य ग्रह के ग्रहों के अपेक्षा ये सूर्य के ज्यादा नजदीक होते हैं। हमने अभी आपको 2 बातें समझाई, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह कौन से हैं? ये 4 हैं, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस और नेपच्यून है। विशेषता क्या है? ये गैसों के बने हुए हैं और तरल पदार्थों के बने हुए हैं। पहली बात। आंतरिक ग्रहों के बारे में हमने क्या बताया कि आंतरिक ग्रह में शुक्र है, बुध है, फिर उसके बाद पृथ्वी है, फिर उसके बाद हमारा मंगल है। ये चट्टानों के बने हुए हैं। इतनी बात समझ गए? चलिए अब थोड़ा सा और समझते हैं, है ना। जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ लगभग उतनी चीजें तो हम समझेंगे ही। बाकी अभी हमें क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 8th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 9th, 10th, 11th, 12th, अभी तो बहुत डिटेल में हमें पढ़ना बाकी है। शुरू से शुरुआत करते हैं, बहुत धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं। कारण एक पेशेंस आप बनाए रखिएगा। हालांकि ज़्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं या फिर 2 की स्पीड में देख लो यदि आपको समझ में आता है तो, है ना। लेकिन वीडियो जरूर पूरा देखिए। अब हम आपको जो बताने वाले हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम बताइए। ठीक है, सूर्य से बढ़ती, वो अभी उसके लिए हम अभी ट्रिक देखेंगे। हालांकि आप अगर याद करना चाहें तो आराम से याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ये हो गया आपका, है ना। इसमें और ये पट्टी वाला तो हमने बता ही दिया, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखो एक एक ग्रहों पर आते हैं। सबसे पहले हम बुध की बात करें। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बुध की बात करेंगे। तो बुध, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक नंबर आप देखेंगे, ये जो 58 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सूर्य से इसकी दूरी लिखी है मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। ये आपको पता है कि 58 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 58 मिलियन किलोमीटर। अब 58 को 10 लाख से गुणा कर लो भाई, तो उतने जो है उतने लाख किलोमीटर की इसकी दूरी है। ठीक है, तो सूर्य से बुध की जो दूरी है वो कितनी है? 58 मिलियन किलोमीटर है। शुक्र की कितनी दूरी है? 108 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी की 150 मिलियन किलोमीटर। यदि हम इसको करोड़ में बदले तो 15 करोड़। करोड़ में बदले तो कितना हो जाएगा? 15 करोड़ किलोमीटर, है ना। तो हम कहें कि पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। इतनी बात समझ गए? तो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं 228, 778, 2869, है ना, 1427 और 4496, ये सब मिलियंस ऑफ किलोमीटर दिया हुआ है। सूर्य से दूरी इनकी दी हुई है। तो बेसिकली ज़्यादा ये सब दूरी आपसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, आपसे थोड़ा सा बेसिक प्रश्न पूछेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा फैक्चुअल हो जाते हैं। पूछेगा भी तो आपसे पृथ्वी के बारे में पूछेगा। यदि आप किसी अच्छे खासे एग्जाम के बारे में तैयारी कर रहे हैं और वो करंट में उस समय चल रहा है, जैसे मार्स चल रहा है, तो हो सकता है कि मार्स की दूरी पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। तो अब बुध के बारे में थोड़ी सी चीज़ें समझनी है।
बुध जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 88 दिन का समय लेता है। ठीक है, 88 दिन का समय लेता है। देखो जो परिक्रमण काल होता है वो ये निर्धारित करता है कि उस ग्रह का एक साल कितने दिनों का होगा। जैसे हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी आप देखेंगे कि हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का जो चक्कर लगाती है 365 दिनों में लगाती है। देखो पृथ्वी की दो गतियां हैं, लगभग सभी ग्रहों की दो गतियां हैं। ठीक है, पहली गति है परिक्रमण की और दूसरी गति है परिभ्रमण की। आसान शब्दों में इसको समझते हैं। एक गति वह गति है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और एक गति वह गति है जो अपने धुरी पर ही वो घूमती है। जैसे लट्टू क्या होता है, वो थोड़ा सा एक जगह पे भी नाचता है, चारों ओर घूमता रहता है, और यदि वो सरफेस जो है बहुत ज्यादा प्लेन है तो लट्टू ऐसे ऐसे भी घूम जाता है। एक ऐसा जरूरी नहीं कि वो एक दर पर मतलब एक ही पोजीशन पे फिक्स रहे, वो और भी जगहों पे घूम जाता है। तो आप वहां से समझ सकते हैं दो गतियां हैं। ठीक है, अब देखो पहली गति ये निर्धारित करेगी कि वहां का जो साल होगा, वहां का जो ईयर्स होगा, वर्ष होगा, वो कितने दिनों का होगा। क्योंकि बुध जो है 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, तो वहां पर एक साल जो है 88 दिनों का होता है। ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिनों में करता है, 62 दिनों में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिनों में करता है, तो 62 दिनों में करता है। अब देखो बुध का एक दिन बुध ग्रह पर एक बुध ग्रह पर एक दिन और हमारी पृथ्वी के 62 दिन के बराबर है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के कितने 62 डेज के बराबर है, क्योंकि अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिनों में करता है, 62 दिनों में करता है। इतनी बात आप समझ गए। ठीक है, कि परिक्रमण जो है वो क्या निर्धारित करेगा कि वहां का वर्ष कितने दिनों का होगा, और घूर्णन जो है क्या निर्धारित करेगा कि वहां का दिन और रात कितने घंटों का होगा, कितने दिनों का होगा। समझ गए। अब बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर 255 दिनों में घूमता है। अच्छा, एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे, जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी उनका परिक्रमण काल उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, यदि आप यहाँ हैं, एक आपका दोस्त यहाँ पर है, एक आपका दोस्त यहाँ पर है, आप इसके चारों ओर चक्कर लगाना चाहते हैं, तो आपकी ये जो परिधि होगी है ना, ये कम होगी। आपके दोस्त के लिए जो परिधि होगी, ये जो रास्ता होगा थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, और आपके एक दूसरे दोस्त के लिए क्या होगा, ये रास्ता बहुत बड़ा होगा, है ना। हालांकि मैटर करेगा स्पीड पर भी, लेकिन डिस्टेंस पर भी आपका जो है समय मैटर करेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं शुक्र की। तो 255 दिनों में ये पूरा परिक्रमण करता है, और अपने अक्ष पर 243 दिन में अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन करता है। मतलब कि वहाँ का एक दिन हमारे पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। आते हैं अपनी पृथ्वी पर, बहुत ही खूबसूरत सा ग्रह जहाँ पर जीवन संभव है, हमारी पृथ्वी पर आते हैं। तो पृथ्वी जो है सूर्य का जो परिक्रमण करती है वो 365 दिनों में करती है। सूर्य का परिक्रमण कितने दिनों में, 365 दिनों में करती है, और अपने अक्ष पर एक दिन में घूम जाती है। इसीलिए पृथ्वी का जो दिन और रात का समय है, दिन का समय वो क्या होता है, एक दिन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलो भाई, अब एक पॉइंट और देख लो कि अभी ग्रह और उपग्रह के बारे में हम ग्रह के बारे में बता चुके हैं, उपग्रह के बारे में हम आपको बताएंगे। देखो ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह जो होते हैं, उपग्रह वो क्या करते हैं, किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब उपग्रह भी दो तरीके के होते हैं, एक तो प्राकृतिक उपग्रह होता है, एक आर्टिफिशियल या कृत्रिम उपग्रह होता है। कृत्रिम उपग्रह क्या है, प्राकृतिक उपग्रह क्या है, अभी आगे हम देखेंगे। फटाफट से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं बस। हमारी पृथ्वी के पास एकमात्र चंद्रमा है, और भी ग्रहों के पास चंद्रमा है। बात करें मंगल की, तो मंगल के पास कितने हैं, मंगल के पास चंद्रमा की संख्या 2 है। मंगल जो है 687 दिन में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, मतलब वहां पर एक साल जो होगा वो 687 दिन का होगा, और अपने अक्ष पर एक दिन में घूम जाता है। इसका मतलब हमारी पृथ्वी का जो दिन होगा और मंगल ग्रह पे जो दिन होगा उसकी जो अवधि होगी वो समान होगी, वो बराबर होगी। ठीक है, तो ये चार जो आंतरिक ग्रह हैं इनके बारे में हमने जाना। अब हम बाह्य ग्रहों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, बाह्य ग्रहों में सबसे पहले हम बृहस्पति को देखते हैं। तो बृहस्पति सूर्य का चक्कर किसने 11 साल 11 दिन में, 11 साल 11 महीने, लगभग 12 साल में लगाता है। ठीक है, पृथ्वी, ठीक है, जो जुपिटर है, जो बृहस्पति है, ये सूर्य का चक्कर
लगभग 12 साल में लगाता है। ठीक है, लगभग कितने साल में? 12 साल में लगाता है। और अपने अक्ष पर कितने में घूमता है? अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट में घूम जाता है। इसकी घूर्णन अवधि कितना है? 9 घंटे 56 मिनट। मतलब ये तो बहुत कम है। मतलब कि 9 दूना 18, लगभग यहाँ का 2 से 2.5 दिन और हमारी पृथ्वी का 1 दिन बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब शनि की बात करते हैं। तो शनि जो है सूर्य की परिक्रमा जो करता है वो 29 साल 5 महीने में करता है। एक बात ये ध्यान में रखना है आपको कि बृहस्पति के जो चंद्रमा की संख्या है, बृहस्पति के पास 53 चंद्रमा है। कितने चंद्रमा है? 53 चंद्रमा है। शनि की बात करें तो शनि जो है सूर्य के चारों ओर 29 साल 5 महीने में चक्कर लगाता है। कितने दिनों में? शनि सूर्य के चारों ओर 29 साल 5 महीने में चक्कर लगाता है। और चंद्रमा की संख्या बात करें तो 53। तो मतलब हम देखें तो बृहस्पति और शनि के पास जो चंद्रमा की संख्या है वो समान है। लगभग 53 यहाँ पर भी है और लगभग 53 यहाँ पर भी है। ठीक है, और घूर्णन की अवधि जो है 10 घंटे 40 मिनट है। यहाँ पर कितना था? 9 घंटे 56 मिनट था। ठीक है भैया, चलो भाई अब बात करते हैं यूरेनस और नेपच्यून की, अरुण और वरुण की। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 84 साल लगते हैं। कितने लगते हैं? 84 साल लगते हैं। और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसे कितना लगता है? 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं। और चंद्रमा की संख्या की बात करें तो यूरेनस के पास 27 चंद्रमा है। कितने चंद्रमा है? 27। हमारी पृथ्वी के पास कितने थे? 1। ठीक है, चंद्रमा की संख्या 27 है। बात करें नेपच्यून की, जिसको हम वरुण वरुण भी कहते हैं। ठीक है, अरुण कहते हैं इसको हम यूरेनस को। तो ये जो परिक्रमण करता है 164 साल में करता है। कितने दिनों में? 164 साल में सूर्य की परिक्रमा करता है। हम ये साल कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी से ही कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। मतलब पृथ्वी का 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे काउंट करेंगे तो 164 साल बाद जो हमारा नेपच्यून है वो क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। और अपने अक्ष पर कितने दिनों में, कितने घंटे में घूम जाता है? 16 घंटे 7 मिनट में अपने अक्ष पर घूम जाता है। इसकी चंद्रमा की संख्या कितनी है? 13 है। चलिए ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। इस स्लाइड्स पे कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया गया आपका। आप फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनका इंग्लिश मीडियम है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्राचीन जो पौराणिक रोमन कहानियां उसमें सोल को, देखो जो हमारा सोलर सिस्टम है, देखो सोलर सिस्टम जो शब्द है ये आया कहाँ से? ठीक है, सोलर सिस्टम जो शब्द है ये आया कहाँ से? ठीक है, जो हमारा सौर मंडल है, सौर शब्द का क्या अर्थ है वही यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, प्राचीन रोमन कहानियों में जो सोल होता है वो सूर्य के देवता को कहा जाता है। जो सोल है वो सूर्य के देवता को कहा जाता है। सौर का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, सौर का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। क्योंकि हमारे सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसीलिए उनके सिस्टम को हमने क्या कह दिया? उनके पूरा जो सिस्टम बनाते हैं, एक निकाय बनाते हैं, उसको हमने क्या कह दिया? सौर मंडल कह दिया। ठीक है, तो सूर्य से संबंधित होने के कारण ही इसको हमने क्या कहा? सौर कहा। क्योंकि सौर शब्द का अर्थ ही क्या होता है? सूर्य से संबंधित होता है। अब इंग्लिश में क्या उपयोग करते हैं हम? सोलर सिस्टम उपयोग करते हैं। तो सोल का अर्थ क्या हो? सूर्य का देवता। तो ये पौराणिक रोमन कहानियों में सोल का अर्थ सूर्य के देवता से है, यहीं से हमारा सोलर सिस्टम निकल कर आया है, सोलर शब्द। इसलिए सूर्य के परिवार को हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को बनाने की कोशिश करें, है ना। सौर शब्द का उपयोग बना सकते हो भाई, सौर शब्द का उपयोग करके, जैसे सौर ऊर्जा अभी लग रहे हैं बहुत सारे, है ना। चलते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे आपको बताते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आपको शब्दों पे ध्यान दो। शब्द की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। शब्द की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ऐसे बहुत से शब्द जिनका हम उपयोग करते हैं एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए होते हैं, है ना। जैसे कि अभी हमने सोलर सिस्टम को ही देखा, है ना। प्लेनेट को देखा, ग्रीक भाषा से आया हुआ था, प्लेनेटाई। तो दूसरी भाषाओं से हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है।
देखो ज्योग्राफी को हमने लिया अंग्रेजी भाषा से, और यह भी कहाँ से लिया गया था, ग्रीक भाषा से लिया गया था, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ठीक है, ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, ये ध्यान में, ये आपको याद रखना कि ज्योग्राफी का ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, पृथ्वी का विवरण है। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जी और दूसरा शब्द है ग्राफिया। ठीक है, जी का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है। जी का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। ठीक है, ग्राफिया का अर्थ क्या होता है, लिखना, मतलब कि पृथ्वी के बारे में लिखना, पृथ्वी के बारे में विवरण देना, ये क्या है, जियोग्राफी है। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानते हैं। अब देखो थोड़े से और शब्द बनाते हैं। तो यदि हम जियो में लाजी जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, जियो में लाजी जोड़ देते हैं, तो जियोलॉजी को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, जियोलॉजी कहेंगे। यदि हम जियो में मैट्री जोड़ देते हैं, जियो में मैट्री जोड़ देते हैं मतलब ज्योमेट्री, तो क्या हो जाता है, पृथ्वी का मापन हो जाता है। ठीक है, यदि हम जियो में आइट्स जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, जियोइड्स, तो जियोइड्स का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के आकार के अनुरूप, पृथ्वी के आकार के अनुरूप, जिसे हम भूआब कहते हैं। क्या कहेंगे, भूआब। अभी हम देखेंगे पृथ्वी क्या है, ध्रुवों पर चपटी है, तो इसको हम पूर्णतः गोला भी नहीं कह सकते, है ना भाई। गोला होने का मतलब कि बिल्कुल एकदम गोल हो, कहीं पर भी चपटी ना हो, क्योंकि पृथ्वी अपने ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी सी चपटी है, और मध्य में क्या है, थोड़ा सा उभरी हुई है। तो इसको हम एक नई आकृति का नाम दे देते हैं, जिसको हम भूआब कहते हैं, जियोइड। तो ये समझ गए होंगे आप, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित होता हुआ है ना, हमेशा से मोहित होता। भाई कितना अच्छा लगता है जब हम शांत बैठे होते हैं छतों पर, है ना, शांत, हम बहुत किसी गहरे विचार में डूबे हुए होते हैं, तो हम आसमान की तरफ देखते हैं और कितना हमें, मतलब बहुत सारे ख्याल चल रहे होते हैं कि क्या यही एक ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, पूरे इतना बड़ा ब्रह्मांड है, और ग्रहों पर और ग्रह ऐसे नहीं जहाँ जीवन संभव है। मतलब जितनी आपकी नॉलेज होगी आप उतनी थिंकिंग कर सकते हैं, आपकी थिंकिंग, आप सोचते सोचते थक जाएंगे, लेकिन यूनिवर्स को समझ अभी तक भी साइंटिस्ट नहीं समझ पाए हैं। तो वही है कि यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई है, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को एक चीज यहाँ पर यह ध्यान में रखो कि खगोल शास्त्री किसे कहते हैं। खगोल शास्त्री खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। थोड़ा सा फिर से जान लो, खगोल शास्त्री किसको कहते हैं, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को हम खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर दी हुई है। आर्यभट्ट जो हैं ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी रहे हैं, ये गणितज्ञ भी रहे हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह जो है तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य की प्रकाश के कारण चमकते हैं। देखो हमारा भारत देश कितना महान था, हमारे भारत देश में बहुत प्राचीन समय में ही आर्यभट्ट ने ये बात बता दी थी कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा जो है सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण चमकते हैं। और वही बात हुई ना, अभी हमने क्या पढ़ा कि ग्रहों के पास अपना स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वो सूर्य, है ना, वो सूर्य के प्रकाश से ही क्या होते हैं, चमकते हैं। वही बात आर्यभट्ट ने बहुत प्राचीन समय में बताई थी, चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद जो हैं वो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। पूर्णतः अभी सुलझा पाना बड़ा मुश्किल सा है। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, डू यू नो humans have always been fascinated gazing at the night sky. Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. ठीक है, जो those who studies, जो स्टडी करते हैं celestial bodies and their movements के बारे में, तो उनको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। ठीक है, आर्यभट्टा was a famous astronomer of the ancient India. He said that the moon and the planet shine due to reflected sunlight. Today astronomers all over the world are busy exploring the universe. यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में क्या है, बिजी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम थोड़ा सौर मंडल के बारे में जानते हैं। सौर मंडल क्या है, सौर मंडल क्या है, सौर मंडल क्या है, सौर मंडल को हम सौर परिवार भी कहते हैं। सौर मंडल क्या है, सौर परिवार।
इसको एक परिवार कह सकते हो। इस परिवार में 8 सदस्य हैं, 8 मुख्य सदस्य हैं, है ना। इन सदस्यों का मुखिया क्या है? सूर्य है। और इनके साथ साथ और भी इनमें चीजें हैं। 8 सदस्य का मतलब 8 ग्रह हैं, ठीक है। और भी चीजें हैं जैसे उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक। उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, एक उल्का पिंड। तो ये सारे क्या है? ये सारी चीजें भी हमारे सौर मंडल में, ये सभी चीजों का सम्मिलित रूप क्या बनाता है? सौर मंडल बनाता है। इन सभी चीजों का सम्मिलित रूप क्या बनाता है? सौर मंडल बनाता है। तो वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आइए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट से। तो सौर मंडल क्या है भैया? सौर मंडल जो है, सूर्य 8 ग्रह, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर क्या बनाते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सौर परिवार भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सौर परिवार भी कहते हैं। जिसका मुखिया कौन है भाई? प्रत्येक परिवार का एक मुखिया होता है। प्रत्येक परिवार का क्या होता है? एक मुखिया होता है। उसको हम क्या कहते हैं? तो मुखिया कौन है? सूर्य है। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. इन सभी का हेड कौन है? सन है। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे देखेंगे सूर्य के बारे में। आगे हम देखेंगे सूर्य के बारे में। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, जैसा कि हमने आपको बताया। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। पहली बात ये ध्यान में रखो, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। तारे लगभग सभी जो हैं बहुत बड़े होते हैं, अत्यधिक गर्म गैसों से बने होते हैं, है ना। इसका खिंचाव बल, भाई 8 ग्रह इसके चारों तरफ क्यों घूम रहे हैं? वो छोड़ के बाहर क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि ये एक खिंचाव बल लगाता है, ठीक है। ये एक क्या लगाता है? खिंचाव बल, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। तो उन्हीं खिंचाव के बल से इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड हैं, इन सभी को बांधे रखता है कौन? एक खिंचाव बल। एक खिंचाव बल, इन्हीं की वजह से ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौर मंडल पर जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रहों के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश का एकमात्र, ध्यान रखिएगा, एकमात्र स्रोत कौन है? तो सूर्य है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृतिक रूप से अंततः ऊष्मा का एकमात्र, ऊष्मा एवं प्रकाश का एकमात्र स्रोत कौन है? तो आपको बताना सूर्य है, ठीक है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते। इसकी ऊष्मा इतनी तेज है, इसमें इतनी तेज हीट निकलती है कि अगर वहां पर कोई वस्तु ले जाए तो जल की मतलब सेकेंडों नहीं लगेगा, तुरंत जल जाएगा। लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं जलते? हम इसलिए नहीं जलते क्योंकि ये हमारा सबसे नजदीकी तारा होने के बावजूद भी हमसे 15 करोड़ किलोमीटर की दूर है। चलिए आगे हम देख लेते हैं द सन के बारे में। थोड़ा सा जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा। द सन इज in the center of the solar system. It is a huge and made of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. But that यहाँ पर लिखा हुआ है tremendous heat is not felt so much by as because despite being our nearest star, it is far away from as the sun is about 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कितनी दूरी है इसकी? 150 मिलियन किलोमीटर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्रह। ग्रह के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं कि ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका अपना स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। वो तारों की ऊष्मा एवं प्रकाश से चमकते हैं, है ना। जैसे कि सोलर सिस्टम के सभी ग्रह सूर्य की ऊष्मा एवं प्रकाश से चमकते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे इस प्रकार हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से
सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार या फिर क्रम में हम देखें तो सबसे पहले हमारा बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर उसके बाद बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। इनको याद करने की एक ट्रिक है, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नट्स। ये एनसीईआरटी में ट्रिक दी हुई है, आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। कैसे याद करेंगे? माई वेरी एफिशिएंट मदर, सिंपल सी लाइन है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नट्स। ठीक है, तो माई से क्या हो जाएगा? माई से सबसे पहले मरकरी, फिर वी से वीनस, ई से हो जाएगा हमारा अर्थ पृथ्वी, फिर इससे हो जाएगा मार्स मंगल, जा से जुपिटर बृहस्पति, फिर सैटर्न शनि, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो इनका क्रम याद करने की आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, है ना, जिससे आपको बेहद आसानी से याद हो जाएगा। ये ट्रिक आपको एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर किस तरीके के पथ पर लगाते हैं। तो आपको बताना है दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगाते हैं। किस पर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगाते हैं, फैले हुए हैं, इसे कक्षा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है? ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये मान लो पृथ्वी है, पहले पे बुध है, ठीक है, पहले पे बुध है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है। मान लो पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ये जो चक्कर लगा रही है इसको हम क्या कहते हैं? ये जिस रास्ते से होकर गुजर रही है पृथ्वी, जिस रास्ते से होकर जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑर्बिट, हिंदी में बोलेंगे कक्षा। ठीक है, और ये जो पथ है, इसका ये थोड़ा सा अंडाकार है, से कैसा है? अंडाकार। इसको हम क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। क्या कहेंगे? दीर्घवृत्ताकार। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सभी ग्रह किस तरह के पथ पे चक्कर लगाते हैं, तो आपको बताना दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं, इनको कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको कक्षा या फिर ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, कक्षा या फिर इनको हम क्या कहेंगे? ऑर्बिट्स कहेंगे। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह आपसे पूछा जा सकता है बुध है, जो कि हमने आपको बताया कि सूर्य से शुक्र को, ये बात आपको ध्यान में रखना कि जो शुक्र है इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसका कारण क्या है कि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो को भी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कुछ चीजों को मैं हाईलाइट करता हूँ। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है? ठीक है, दीर्घवृत्ताकार, किस पथ पे चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। प्लूटो के बारे में एक जानकारी याद रखो कि इसको अभी तक एक ग्रह माना जाता था। अभी तक का मतलब सन 2006 तक, अगस्त 2006 तक इसको ग्रह माना जाता था। लेकिन परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, देखो 3 ग्रह अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB313 और सिरस एंड प्लूटो, ये तीनों के तीनों, ठीक है, 2003 UB313, सिरस और प्लूटो, ये सब क्या है? ये बौने ग्रह कहा जा सकते हैं। इनको क्या कहा जा सकता है? बौने ग्रह कहा जा सकता है। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि आपको ऑप्शन में ये तीनों ग्रह दे देगा और पूछ लेगा कि आपसे ये क्या है। मान लो ये क्या है ना, 3 आपका स्टेटमेंट दे दिया, पहला दे दिया इसको, दूसरा इसको, तीसरा प्लूटो को दे दिया, और ऑप्शन में पूछेगा कि ये क्या है? बौने ग्रह है, नाभिकीय रिएक्टर हैं, या फिर किसी तारे के नाम है, ऐसे आपसे पूछ लेगा, है ना। विशेष तौर से स्टेट फिशेस जैसे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए। इंग्लिश में देखना चाहें तो आप देख लीजिए। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। ठीक है, दीज पाथ आर इनोगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। वीनस
इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विंस। वीनस जो है ये कंसीडर्ड किया जाता है अर्थ की ट्विंस के बारे में, है ना। अर्थ की ट्विंस इसको माना जाता है, मतलब पृथ्वी की जुड़वा माना जाता है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप्स आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial object, Ceres 2003, UB 313, discovered in the recent past, may be called dwarf planets। क्या इनको कहा जा सकता है? पौने ग्रह कहा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है? सबसे पहली बात ये ध्यान में रखो, सूर्य से दूरी, पृथ्वी सबसे पहला तो एक पता ही होगा कि पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो ये तीसरा सबसे बड़ा, ये तीसरे नंबर पे आता है। आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में क्या है? ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब कि 4 इससे छोटे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि ध्रुवों के पास क्या है, थोड़ी चपटी है। अतः इसके आकार को हम क्या कहते हैं? भूआब कहते हैं। इसके आकार को क्या कहते हैं? भूआब कहते हैं, जियोइड कहते हैं। ठीक है, जियोइड। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। भूआब का क्या मतलब है कि ऐसी सभी आकृतियां जो पृथ्वी के समान, जिनकी आकृति है, पृथ्वी के समान जिनका आकार है, उनको हम भूआब कह सकते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी है। इसलिए जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो यह नीले रंग की दिखाई देती है। यही कारण है कि हम इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। यही कारण की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन इन साइज। इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as a geoid. Geoid means an earth like shape। मतलब जियोइड्स का मतलब क्या होता है? अर्थ लाइक शेप, मतलब अर्थ के जैसा शेप। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू, बिकॉज आउटर स्पेस से देखेंगे तो अर्थ हमारा जो है कैसा दिखेगा? ब्लू दिखेगा। इज 2/3 ऑफ सरफेस, बिकॉज इट्स 2/3 ऑफ सरफेस। इसका जो 2/3 सरफेस है, 2/3 जो सरफेस है, इज कवर्ड बाई वाटर। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। क्या? ब्लू प्लैनेट। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर इसको मीटर में बदलना चाहो तो 1 मीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होता है। ठीक है, 1000 से गुणा कर लो तो 5 जीरो इधर, 3 जीरो इधर, मतलब कि 3 × 10 की पावर 8। अगर घात में बदलोगे 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यह किसकी है? प्रकाश की स्पीड है। होने के बावजूद भी, इसकी गति इतनी होने के बावजूद भी सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ये प्रकाश की स्पीड आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। कई बार आपसे 10 की पावर में पूछ लेता है, तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। और दूसरी बात करें, ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यदि आपसे ऑप्शन में ये दिया हुआ तो आपको ये बता देना है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, लाइट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। इतनी स्पीड होने के बावजूद भी अर्थ तक रीच करने में लाइट को कितना समय लग जाता है? अप्रोक्स 8 मिनट, 8 मिनट का समय लगता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट पे आते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को
ये आपको ध्यान में रखना है इंटरेस्टिंग फैक्ट में कि 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर क्या रखा था? कदम रखा था। इंटरेस्टिंग फैक्ट, नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। फाइंड आउट द वाटर एनी इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय भी चंद्रमा पर गया है अभी तक? किसी ने ऐसा भारतीय जिसने चंद्रमा की सरफेस पे कदम रखा हो? तो अभी तक तो कोई भारतीय नहीं गया है। ठीक है, अभी तक तो भारतीय कोई नहीं गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। अभी हम थोड़ा उपग्रह के बारे में जानेंगे। उपग्रह बेसिकली आप ये जानिए कि जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए उनको क्या कहेंगे? हम उपग्रह कहेंगे। हमारी पृथ्वी का क्या है? केवल एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है भैया चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का, इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा सबसे नजदीक है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में और मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, वो सब हमें क्यों नहीं दिखाई देते? जबकि वो तो ग्रह हैं, उपग्रह से और बड़े होते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे जो ग्रह है, हमारी जो पृथ्वी है, उससे लगभग सबसे कम दूरी है, बहुत ही नज़दीक है। बहुत नज़दीक का मतलब एकदम नज़दीक नहीं है ना? बहुत नज़दीक का मतलब 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है। हमारी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, तो द मून के बारे में आपको यह ध्यान रखना कि आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. It is about 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम us. नेक्स्ट, चंद्रमा की पृथ्वी का एक चक्कर लगभग, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? 27 दिनों में। ये आप नोट करते चलेंगे, कितने दिनों में लगाता है? 27 दिन में पूरा करता है। और लगभग इतने ही दिनों में यह अपने अक्ष का एक चक्कर लगा लेता है। इतने ही दिनों में क्या करता है? यह अपने अक्ष का एक चक्कर लगा लेता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या होता है कि इसका केवल हमें एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, इससे चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चन एसएससी सीरियल में पूछा गया है, कई बार इस बहुत से स्टेट स्पीचेस में भी पूछा जा चुका है कि चंद्रमा का एक ही भाग हमें क्यों दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है कि जितने दिनों में, लगभग 27 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है ना, और उतने ही दिनों में ये अपने अक्ष पे घूम जाता है। यही रीजन है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। चंद्रमा की सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, लेकिन वहाँ का अपना इसका कोई वायुमंडल नहीं है। और इसकी ग्रेविटी भी 1/6 है पृथ्वी की तुलना में। जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को आसानी से देखा जा सकता है। The moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. एक बार अपने स्पिन होने में भी उतना ही समय लगता है। As the result, only one side of moon is visible to us on the earth. The moon does not have condition favorable for life. It has mountains, plains and depressions on its surface. These cast shadow on the moon's surface. Look at the full moon and observe that shadow. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह की, जिनको हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड बोलते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि ये क्षुद्र ग्रह किनके बीच थे? मंगल और बृहस्पति के बीच थे। ये पॉइंट नोट आप कर लीजिए कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्या पाई जाती है? क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी पाई जाती है। ये विभिन्न पदार्थों के बने होते हैं। ठीक है, विभिन्न पदार्थों के बने होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कभी भविष्य में, तो कभी जो समय बीत गया है, भूतपूर्व, है ना, जो समय बीत गया है उसमें
बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ये ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ठीक है, विस्फोट के चलते ये क्या हुए हैं, टूट के अलग हो गए। एस्ट्रॉइड जो हैं कभी किसी ग्रहों का ही भाग हुआ करते थे। Apart from the stars, planet and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. Asteroids, they are found between the orbit of Mars and Jupiter. Scientists are of the views that asteroids are parts of a planet which exploded many years back. क्या हुए हैं, मैनी ईयर्स बैक में क्या हुए हैं, ये प्लेनेट से ही क्या हुए हैं, एक्सप्लोडेड हुए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, उल्का पिंड के बारे में बात करेंगे जिनको हम मेट्रोइड्स कहते हैं। उल्का पिंड क्या के बारे में बात करेंगे जिनको हम मेट्रोइड्स कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या होते हैं, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतनी नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति जो होती है, इनकी जो टेंडेंसी होती है पृथ्वी पर गिरने की होती है। लेकिन पृथ्वी पर है भैया वायुमंडल, वायुमंडल में ये घर्षण, इस प्रक्रिया के दौरान वायु में है ना, तो वायु से ये घर्षण होने के कारण ये क्या होते हैं कि ये वायुमंडल में ही घर्षण करके जल जाते हैं, वहीं पर ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार एवं प्रकाश उत्पन्न होता है ना। जब भाई जलेगा तो प्रकाश तो उत्पन्न नहीं होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, इतना कॉमन सेंस तो सबके पास होता ही है, जब जलेगा तो प्रकाश उत्पन्न होगा ही, है ना। कभी कोई उल्का पूरी तरह बिना जले, है ना, पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाता है, जैसे धरातल पे गड्ढे हो जाते हैं। भाई जब कोई उल्का पिंड पूरी तरीके से जलेगा नहीं और वो गिर जाएगा, और क्या होगा, और वो जब गिर जाएगा तो पृथ्वी पर बहुत तेजी से धक्का लगेगा, और धक्का लगेगा तो जहां धक्का लगेगा वहां पर क्या होगा, गड्ढा हो जाएगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे बताई गई है। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स व्हिच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरोइड्स। कॉल्ड मेटेरोइड्स, आप इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, है ना। थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही लंबा वीडियो हो रहा है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? शायद आपने देखा होगा, या नहीं देखा तो देख लीजिएगा। यह लाखों तारों का समूह है। बेसिकली यहाँ पर आकाश गंगा के बारे में बताया गया है। बेसिकली यहाँ पर क्या है, आकाश गंगा के बारे में बताया गया है। तो आकाश गंगा क्या होती है, लाखों तारों का समूह होता है, लाखों तारों का समूह होता है। देखो पहले पृथ्वी है, फिर यदि हम पृथ्वी को छोड़ के मतलब अलग निकलें, सौरमंडल में जाएं, तो 8 ग्रहों को मिला लो, सभी उपग्रहों को मिला लो, उल्का पिंड को मिला लो, है ना, क्षुद्र ग्रहों को मिला लो और सूर्य को मिला लो। तो इन सभी को मिलाने से बनेगा हमारा सौरमंडल। और लाखों, जब सूर्य क्या है, एक तारा है, और ऐसे ही लाखों तारों को मिला लो तो क्या बनेगी, आकाश गंगा बनेगी। ऐसी लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं भी हैं। अभी हम आपको इमेजिन कराएंगे कि हम ब्रह्मांड में कहाँ पर हैं। ठीक है, अभी हम आपको विजुलाइज कराएंगे। इसमें इसी चैप्टर में लास्ट में एक पिक्चर दिया हुआ है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, तो हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसको इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। हमारा सौरमंडल इस मिल्की वे आकाश गंगा का ही एक भाग है। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा का भाग है, तो आपको बताना है मिल्की वे, दुग्ध मेखला। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, है ना। प्रकाश में एक बहती हुई नदी से की गई थी इसकी कल्पना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, आकाश गंगा पड़ गया था। भाई प्राचीन भारत में देखा गया, लोगों ने आसमान में देखा कि यार वो तो अब आकाश में जो है प्रकाश की एक नदी जैसे बह रही है ना, तो इसका नाम क्या दे दिया गया कि आज चूंकि आकाश में बह रही हैं तो इसको नाम आकाश गंगा पड़ गया। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, एक सिस्टम है। आकाश गंगा क्या है, इसमें करोड़ों तारे हैं, बादल हैं, गैसेस हैं, इनका एक मिला जुला क्या है, सिस्टम है, इनका एक मिला जुला प्रणाली है। डू यू सी ए व्हाइटिश
broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night. It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. हमारा सोलर सिस्टम क्या है? इसी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akashganga. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. तो मुझे उम्मीद है कि ये आकाश, इसमें हमने बेसिकली दो चीज़ों के बारे में समझा. ठीक है, इसमें हमने बेसिकली दो चीज़ों के बारे में समझा. पहला चीज़ ये कि हमारा जो सोलर सिस्टम है किस आकाशगंगा का, किस गैलेक्सी का भाग है. ठीक है, आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आकाशगंगा को इंग्लिश में हम गैलेक्सी कहते हैं. ठीक है, किस गैलेक्सी का भाग है तो आपको पता चल गया कि मिल्की वे है. और आकाशगंगा होती क्या है आपको ये पता चल गया कि आकाशगंगा में करोड़ों तारों का यह समूह है. ऐसे बोल सकते हो, करोड़ों तारों का यह समूह है जिसमें बादल भी होते हैं और गैसेस भी होती हैं. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं. लाखों आकाश गंगाओं के मिलने से क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है. अगर एक हम आपको पिक्चर क्लियर कराए, पृथ्वी के बाहर जाओगे तो फिर सोलर सिस्टम. ठीक है, बहुत सारे सोलर सिस्टम को मिला लो. सबसे पहले पृथ्वी. ठीक है, सबसे पहले पृथ्वी. हालांकि अभी एक डायग्राम है, हम आपको दिखाते हैं. ठीक है, अभी एक डायग्राम है, अभी दिखाएंगे आपको. ये डायग्राम है, अभी यहाँ पर हम आपको समझाएंगे. अभी आप इतना जान लीजिए कि इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिल करके क्या ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं. ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है. वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं. इसकी आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है. ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है इसको हम नहीं जानते हैं. कितना बड़ा है? बहुत ज़्यादा बड़ा है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ये, है ना. इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इस ब्रह्मांड का ही भाग हैं. हमें भले ना पता हो कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, लेकिन कम से कम हम इतनी बात जानते हैं कि हम इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, हम इस ब्रह्मांड से कनेक्टेड हैं. तो ये हमारा जो चैप्टर है खत्म होता है. एक चीज़ इसमें और बची है जो आपको थोड़ी सी समझ लेनी है बस. फिर थोड़ा सा फटाफट यदि आप कहेंगे तो फटाफट हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, यदि आपकी परमिशन होगी तो. नहीं परमिशन होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन रिवाइज करना तो भाई बनता है. बिना रिवाइज के काम कैसे चलेगा. जहां पर इंग्लिश में आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ सच एज गैलेक्सी दैट मेक्स द यूनिवर्स. इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन. बहुत डिफिकल्ट है इमेजिन करना हाउ बिग यूनिवर्स इज. कितना बिग है यूनिवर्स हमारा. साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर. साइंटिस्ट लगातार ये ट्राई कर रहे हैं फाइंड करने में मोर एंड मोर, इसके बारे में ज़्यादा जानने के, अबाउट इट, इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए. वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज बट वी नो दैट. हम जानते हैं कि ऑल ऑफ एज यू एंड आई, तुम और हम, बिलोंग्स टू द यूनिवर्स, हम और तुम यूनिवर्स से ही बिलोंग करते हैं. अब देखो यहाँ पर एक बात हम आपको ये समझाना चाहते हैं. मान लो ये तुम हो, है ना. ये एक छोटा सा बउआ है. क्या है? ये एक छोटा सा बउआ है. ये एक छोटा सा बउआ है. अब ये बउआ पृथ्वी पर रहता है. कहाँ रहता है? पृथ्वी पर. पृथ्वी पर रहता है. तो जब आप पृथ्वी छोड़ के निकलेंगे, ये पृथ्वी है, ये आप पृथ्वी छोड़ के निकलेंगे तो ये हमारा पूरा सौरमंडल है ना. सौरमंडल में 8 ग्रह हैं. पृथ्वी भी क्या है? हमारा ग्रह है. जब हम 8 ग्रहों को मिला लेंगे, उल्कापिंड को मिला लेंगे, क्षुद्र ग्रहों को मिला लेंगे, है ना, उपग्रहों को मिला लेंगे. इसमें एक पार्ट इसमें मिसिंग हो गया है. एक चीज़ आपको समझाने के, शायद स्लाइड्स में है कि नहीं. एक मिनट दोस्तों, एक पार्ट यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है. चलिए, वो शायद स्लाइड्स में ऐड करना भूल गए हैं. तो आप ये जानिए कि पार्ट मिसिंग क्या है. छोटी सी बात यह है कि उपग्रह हमने आपको बताया कि उपग्रह क्या होते हैं. ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको समझना है भाई. उपग्रह क्या होते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं.
उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक, पहला क्या होता है, प्राकृतिक होता है, और दूसरा होता है कृत्रिम। क्या होते हैं, कृत्रिम। तो बहुत से उपग्रह जो है मानव निर्मित बहुत से उपग्रह हैं जिनको बना करके अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। जैसे है ना, संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंतरिक्ष में बहुत सारे उपग्रह छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी में तो मानव निर्मित तो बहुत सारे उपग्रह कृत्रिम, ठीक है, और प्राकृतिक उपग्रह सिर्फ एक है, और वो है कौन सा, चंद्रमा। तो भी दिक्कत हो जाएगी ना, चंद्रमा। अब यहाँ पर ये समझो, है ना, हम ये आपको समझा रहे थे, आप ग्रहों को जब मिलाएंगे तो सौर मंडल बन जाएगा, सौर मंडल बनेगा, और सौर मंडल से हम जब बाहर जाएंगे, है ना, जब लाखों करोड़ों तारों को हम मिलाएंगे, लाखों करोड़ों तारों को हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आकाश गंगा बनेगी। और ढेर सारी करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाता है, हमारी ब्रह्मांड बनाते हैं। करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ब्रह्मांड बनाती हैं। इतनी बात समझ गए। सबसे पहले हम, फिर उसके बाद ऊपर की ओर जाएं। यदि हम यहाँ खड़े हैं पृथ्वी, पृथ्वी के बाद हमारा पूरा सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बाद जाएंगे तो आकाश गंगा, और करोड़ों आकाश गंगाओं को मिला के एक पूरा ब्रह्मांड बनता है। ठीक है, समझ गए। हमने पूरी क्लास को समाप्त कर लिया है। अब चलिए बहुत ज़्यादा 10 मिनट के अंदर अंदर हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, 10 मिनट के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, हम फटाफट से रिवाइज कर लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हमने एनसीईआरटी की न्यू सीरीज स्टार्ट करी है। एनसीईआरटी की न्यू, बहुत ज़्यादा 10 मिनट में पूरा हम रिवाइज कर लेंगे। एनसीईआरटी की न्यू सीरीज हमने स्टार्ट करी। आज पहली क्लास थी ज्योग्राफी की, चैप्टर 1 हमारा था सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, सौर मंडल में पृथ्वी, हमारी जो बुक का नाम है क्लास 6 की जो ज्योग्राफी की जो बुक है उसका नाम है पृथ्वी और हमारा आवास। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे सौर मंडल में पृथ्वी। सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा सौर मंडल में पृथ्वी। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने सबसे पहले चंद्रमा के बारे में जाना कि चंद्रमा जो है लगभग 1 महीने में जो है एक बार चंद्रमा को हम पूरा देख सकते हैं। और इस वाले दिन को हम क्या कहते हैं, इस वाले दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद यह हमें नहीं दिखाई देता, इसको हम नए चंद्रमा की रात्रि कहते हैं या फिर अमावस्या कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो हमें आसमान में दिखाई देती हैं, रात के समय हमें आसमान में दिखाई देती हैं क्योंकि दिन में हमें नहीं दिखाई देती, उनको हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। तो फिर हमने खगोलीय पिंड के बारे में जाना था। नेक्स्ट, खगोलीय पिंडों के आकार क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं, है ना। ऐसे खगोलीय पिंड सारे नहीं होते, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके आकार बहुत बड़े और गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, उनको तारे कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको स्टार कहते हैं, तारा। तो उसके बाद हमने क्या जाना, तारों के बारे में जाना। तो तारे बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे बहुत बड़े खगोलीय पिंड होते हैं जिनकी अपनी स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, ये गैसों के बने होते हैं और ये बहुत गर्म होते हैं। इतनी बात समझ गए, तारों के बारे में हमने जाना था। फिर हमने पढ़ा था तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा जो आकृति बनती है उसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने देखा था कि अर्सा मेजर और बिग बियर को। ठीक है, नक्षत्र मंडल के बारे में जाना। फिर सबसे आसानी से पहचाने जा सकने वाले नक्षत्र मंडल को हम सप्तऋषि नक्षत्र मंडल के बारे में हमने जाना था। सप्तऋषि नक्षत्र मंडल जो है ये 7 तारों का समूह है जिसकी सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को पता कर सकते हैं। ध्रुव तारे उत्तर दिशा को दर्शाता है, उत्तर दिशा को बताता है। एंशिएंट समय में, प्राचीन समय में लोग जब उनके पास दिशा सूचक यंत्र नहीं होता था तो ध्रुव तारे की सहायता से वो दिशा का निर्धारण करते थे। ये बात हमने सीखी थी। आगे हमने देखा था कि सप्तऋषि नक्षत्र मंडल की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को कैसे पता करते हैं। सप्तऋषि नक्षत्र मंडल में 7 तारे, ये जो 2 तारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनको सांकेतिक तारा कहते हैं, और इसी से जुड़ी हुई एक हम जब काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो वो सीधा जाके ध्रुव तारे में मिलती है। ये बात हमने आपको सिखाई। उसके बाद हमने दिशाओं का ज्ञान थोड़ा समझा कि इधर ये पूरब होता है, वो पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण होता है मैप में। उसके बाद हमने क्या जाना, ध्रुव तारे के बारे में जाना कि ध्रुव तारा वही उत्तर दिशा को बताता है और सप्तऋषि की सहायता से इसको हम इसकी स्थिति को पता कर सकते हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, और ये जो छल्ले हैं विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां होती हैं। इन पृथ्वी से इन पट्टियों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, हमने ग्रहों के बारे में जाना। ग्रह अंग्रेजी के प्लेनेट शब्द से बना है। प्लेनेट शब्द जो है ग्रीक भाषा से आया है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से आया है। प्लेनेटाई शब्द का अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का क्या मतलब होता है, परिभ्रमक का मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी हम जिस पर रहते हैं वह एक ग्रह है, और पृथ्वी अपना सारा सूर्य जो ऊष्मा एवं प्रकाश है वो किससे प्राप्त करती है, तो वो सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है, पृथ्वी को जब हम बहुत दूर से देखते हैं, अंतरिक्ष से देखते हैं या फिर चंद्रमा से देखते हैं, तो पृथ्वी हमें क्या चमकती हुई प्रतीत होती है और नीले रंग की दिखाई पड़ती है। फिर हमने ये डायग्राम के बारे में पूरा समझा, इसको आप डिटेल में देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हमने देखा उसी का इंग्लिश वर्जन। उसके बाद हमने देखा कि जो सोलर शब्द है, सोलर सिस्टम शब्द है, वो कहाँ से आया, तो पौराणिक रोमन कहानियों में जो सोल है ये सूर्य के देवता को कहा जाता था। और सौर जो है, सौर का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। सौर का अर्थ क्या होता है, सूर्य से संबंधित होता है। तो सोलर सिस्टम हमारा कहाँ से मिलके बना, सोल से मिलके बना सोलर सिस्टम। क्योंकि सौर का अर्थ ही होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य से संबंधित 8 ग्रहों का जो निकाय है इसको हम सौर मंडल कहते हैं, कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और शब्द बना सकते हैं, जैसे सोलर पैनल इस समय आ रहे हैं। ठीक है, शब्दों की उत्पत्ति हमने देखा कि बहुत सी भाषाओं, हम अक्सर अपनी भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से के 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला जी और दूसरा ग्राफिया। जी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, है ना, मतलब पृथ्वी के बारे में लिखना या फिर पृथ्वी के बारे में विवरण देना। ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। तो अगर हम जियो में कुछ शब्दावली जैसे जाने, तो जियो में यदि हम लाजी जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है पृथ्वी का अध्ययन, जियोलॉजी। जियोमेट्री जोड़ देते हैं तो इसका होता है पृथ्वी का मापन। और यदि हम जियोआइड जोड़ देते हैं तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप की आकृति को हम क्या कहते हैं, जियोआइड कहते हैं। हिंदी में इसको भूआभ कहते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित होता हुआ आया। यहाँ पर हमने ये बात आपको बताई थी कि भारतीय जो खगोल शास्त्री हैं आर्यभट्ट, पहली बात तो खगोल शास्त्री कहते किसको हैं, जो खगोलीय पिंडों एवं उसकी गति का अध्ययन करते हैं उनको हम खगोल शास्त्री कहते हैं। तो भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हुए आर्यभट्ट। इन्होंने बहुत प्राचीन समय में ही ये बताया था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण चमकते हैं। ठीक है, ये बात हमने जानी थी। आगे हमने देखा था सौर मंडल के बारे में। तो सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों जैसे उल्का पिंड एवं क्षुद्र ग्रह से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, मतलब सौर मंडल को हम सूर्य परिवार भी कहते हैं। ठीक है, सौर मंडल को क्या कहते हैं हम, सौर परिवार भी कहते हैं, जिसका मुखिया कौन है, जिसका मुखिया सूर्य है। इतनी बात हमने जानी। फिर हमने सूर्य के बारे में जाना। सूर्य जो है वो सेंटर में स्थित है, केंद्र में स्थित है, या बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका जो खिंचाव बल है पूरे सौर मंडल को बांधे रखता है। ये बात जाना हमने। सूर्य जो है सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, ये भी हमने बताया आपको। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को इसलिए महसूस नहीं कर पाते क्योंकि नजदीक होने के बाद भी ये हमसे कितने 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। फिर ग्रह के बारे में हमने जाना था। 8 ग्रह है टोटल सूर्य से दूरी के अनुसार, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मार्स। ठीक है, मार्स के बाद कौन सा आता है, मंगल के बाद फिर बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ठीक है, उनको याद करने के लिए ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नट्स। ठीक है, नेक्स्ट है सौर मंडल के 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं, है ना। सौर मंडल के सभी ग्रह हमने बताया कि दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन हम शुक्र को कहते हैं। ठीक है, प्लूटो एक बौना ग्रह है, इसको ग्रहों के श्रेणी से हटा दिया गया 6 अगस्त 2006 को, है ना, निर्णय लिया गया। इसके साथ साथ 3 और ग्रहों को बहनों ग्रहों की श्रेणी में रखा गया, है ना। 2003 यूबी 313 और सीरस और प्लूटो को, ये तीनों ग्रहों को बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, फिर चलिए आगे हमने क्या बताया था आपको, पृथ्वी के बारे में बताया था। पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य से दूरी के हिसाब में देखें तो ये तीसरा ग्रह है। ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब में देखेंगे तीसरा है, और आकार की दृष्टि से देखेंगे तो यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसका आकार कैसा है, इसका आकार भूभाग के आकार का है। भूभाग का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। भूभाग का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसका 2/3 भाग पानी की सतह, इसका 2/3 सतह जो है पानी से ढका हुआ है। 2/3 सतह जो है पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। फिर हमने देखा था कि प्रकाश की स्पीड के बारे में देखा था, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है प्रकाश की स्पीड। और सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है,
कई बार आपकी 10 की पावर के रूप में पूछ लेता है तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड आप बता सकते हैं। देखो ये मीटर प्रति सेकंड था, वहाँ यहाँ पर देखेंगे थोड़ा समझ लीजिए, ये किलोमीटर प्रति सेकंड में है, ये मीटर प्रति सेकंड में है। 5 जीरो यहाँ के ले लो, चूंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जीरो इधर 5 जीरो इधर मिलकर 8 जीरो हो जाएगा, तो 10 की पावर 8 हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट है रोचकता, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 में चंद्रमा की धरती पर पहला कदम रखा। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की धरती पर उतरे थे। भारत का अभी कोई भी व्यक्ति चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाया है। भारत का भी कोई भी व्यक्ति चंद्रमा पे नहीं पहुंचा है। चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों से सबसे नजदीक है। 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर हमारा चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही दिनों में ये अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। यही कारण है ना। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि हम चंद्रमा के केवल एक ही भाग को देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं। ठीक है, और इसकी छाया को हम पूर्णिमा के दिन देख सकते हैं। चलिए, उल्कापिंड की बात करें तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों एवं पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है ना। चूंकि पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है तो ये वायु से घर्षण होकर ये उल्कापिंड क्या होते हैं? जल जाते हैं। लेकिन कई बार नहीं जलते हैं तो पृथ्वी पर आके टकरा जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप धरातल पर ये क्या बना देते हैं? गड्ढे बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे हमने बात करा, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में, है ना, आकाश गंगा की हमने बात करी। तो आकाश गंगा क्या होता है? ये लाखों तारों का समूह होता है। आकाश गंगा लाखों तारों का समूह होता है। हमारा सौरमंडल मिल्की वे आकाश गंगा का भाग है। हमारा सौरमंडल मिल्की वे या हिंदी में दुग्ध मेखला आकाश गंगा का क्या है? भाग है। यह हमने आपको बताया था। प्राचीन भारत में आकाश गंगा को एक आकाश में बहती हुई प्रकाश की नदी के रूप में देखा गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? आकाश गंगा पड़ गया था। आकाश गंगा में करोड़ों तारे होते हैं, बादल होते हैं और गैसेस होती हैं। आगे हमने देखा था कि लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं कि, और इसकी विशालता, ब्रह्मांड की विशालता का कल्पना करना अत्यंत कठिन है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने की। लेकिन कम से कम हम इतना जानते हैं कि हम ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। फिर हमने ये डायग्राम आपको बताया, एक डायग्राम हमने आपको बताया था कि ये हम हैं। फिर हम, अगर पृथ्वी है, हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी से बाहर निकलेंगे तो सौरमंडल है, और बहुत सारे सौरमंडल मिलकर आकाश गंगा, हाँ, चूंकि सौरमंडल के सेंटर में क्या है? स्टार है, और बहुत सारे स्टार से मिलकर क्या बनाते हैं? आकाश गंगा बनाते हैं, और करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ब्रह्मांड बनाती हैं। तो इस डायग्राम के बारे में हमने पूरा समझा। तो हमने फटाफट से लगभग 10 मिनट में पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्लास समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास बस यहीं तक। जाते जाते एक हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, जो बीत गई सो बात गई, उसको सुनाना चाहेंगे, है ना। कई बार क्या होता है कि हमारा जो सबसे प्रिय, जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, या जो सबसे हमारे लिए जो बहुत प्रिय होता है, अत्यंत प्रिय होता है, उसके बिछड़ जाने पे, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय है, उसके बिछड़ने पर हम बहुत ज़्यादा शोक में डूबे होते हैं, है ना। तो उसी पर हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कविता लिखी है, जो बीत गई सो बात गई। तो उसी कविता को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आपके लिए। डेली हर क्लास के ख़त्म होने के बाद एक कविता हम आपको सुनाएंगे, ताकि आप थोड़ा सा जीवन को काव्य की तरीके से भी देखना चाहिए, हमेशा तार्किक ही नहीं सोचना, साइंटिफिक तरीके से ही नहीं जीना चाहिए ना। तो कविता कुछ इस प्रकार है, टाइटल है कि जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो टूट गए फिर कहाँ मिले, जो टूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य न्यौछावर तुम, थे उस पर नित्य न्यौछावर तुम। वो सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां।
मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी इसकी बल्लरियां। जो मुरझाई फिर वो कहाँ मिली, जो मुरझाई फिर वो कहाँ मिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई तो बात गई। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, आप सभी पढ़ते रहिए अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।